हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, जो एमपीपीजीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एमपीजेई भोपाल का पेपर हमने जो लिया था 24 अगस्त 2018 को ये पेपर पूछा गया था। उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, और इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मैं इसको सॉल्यूशन के साथ आपको कराने वाला हूँ। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसा इस पेपर का लेवल था। ठीक है, तो चलिए फिर ये सब बातें होते रहेंगी, मुद्दे की बात करते हैं और आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो अब तक टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से हम अपने 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। अ स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ डीसी मोटर बिकॉज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डीसी मोटर में हम स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है स्टार्टर। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मैं आपके सामने एक डीसी मोटर रखा हूँ, तो इसमें ये अगर आप KVL अप्लाई कर दो, जो कि आप इसका इक्वेशन याद रखते हो, बट याद करने की नीड नहीं है वैसे। यहाँ पर सिंपली क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं। हालांकि यहाँ दिखाया नहीं गया, आप ऐसे दिखा दोगे यदि, तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस में भी कुछ ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट आपका मोटर है तो इधर आएगी, अगर जनरेटर होता तो बाहर की तरफ करंट फेंकता। तो अब इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, तो ये V माइनस IaRa होगा, आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये लास्ट में पोलरिटी प्लस माइनस, दैट मीन्स माइनस EB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो V हमारा आएगा वो क्या आएगा, EB प्लस IaRa, राइट, IaRa। तो अब हम स्टार्टिंग की यदि बात करें तो हमें स्टार्टिंग में ही देखना है। स्टार्टिंग में जो यहाँ पे मोटर होता है हमारा, तो वो रोटेट करता नहीं है। अगर वो रोटेट करेगा नहीं तो EB हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बैक EMF नहीं होगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, V इक्वल्स टू IaRa। अब यहाँ से अगर हम Ia को कैलकुलेट करें तो वो हमारा आ जाएगा V/RA। अब हम जानते हैं कि जो V है वो अगर 220 वोल्ट भी हम ले लें, तो जो हमारा RA होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, कभी कभी पॉइंट में होता है, या फिर 1 2 कुछ भी कह लो, इतना ओम अगर है तो भी आप देखोगे कि जो करंट की वैल्यू होगी, अगर RA हमारा बहुत कम है तो ये बहुत लार्ज आएगी। अगर ये करंट बहुत लार्ज आएगी तो यहाँ पे जो इसके वाइंडिंग्स होंगे उनको ये जला सकती है, जला क्या सकती है, जला देगी, राइट। सो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं। उनमें क्या होता है कि हर एक स्टेप में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं जो कि इस करंट को लिमिट करते हैं, और आफ्टर दैट जब ये स्टार्ट हो जाता है मोटर तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, इट रेस्ट्रिक्ट्स इनिशियल हाई आर्मेचर करंट दैट एग्जिस्ट्स एज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग बैक EMF 0। सो 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17th नंबर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर डैश मोटर्स। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स कौन से मोटर हैं, क्या ये सेल्फ स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये इनको स्टार्ट करने के लिए भी स्टार्टर की नीड होती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर तो होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ये है कि बोथ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होते हैं ये। ठीक है, केवल यही नहीं होते हैं, और केवल बस यही नहीं होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन का पूछने का यही तरीका है कि बताइए इनमें से मोटर्स आर कौन कौन से मोटर्स होते हैं, तो दोनों होते हैं, राइट। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर का, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप ऑफ 0.5 वाट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो सिंपली हमको रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पूछा गया है FR, और हम जानते हैं कि FR इज इक्वल्स टू क्या होता है, SFS, जहाँ पे FS क्या है हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और S हमारा क्या है, स्लिप। तो हमको यहाँ पे स्लिप गिवन है 0.5, तो FR जो हमारा होगा रोटर इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, S इज इक्वल्स टू 0.5 पुट कर देते हैं, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स। सो 50 हर्ट्स अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये सिंपली 25 हर्ट्स हो जाता है। सो 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर का, हंटिंग एंड फेज स्विंग इज नेग्लिजिबल फॉर। तो हंटिंग एंड फेज स्विंग किसके लिए नेग्लिजिबल होते हैं? देखिए, हंटिंग बेसिकली जो होता है वो जो कांस्टेंट स्पीड मोटर होते हैं, जैसे आपका सिंक्रोनस हो गया, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर हो गया, उनमें होता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट स्पीड होती है। जहाँ जरा सा भी इसमें चेंज आया, सडन चेंज, तो उसको हम लोग हंटिंग बोल देते हैं। स्पेशली अगर हम देखें कि हंटिंग होता क्या है, तो हंटिंग इज द फिनोमिनान ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द रोटर अबाउट इट्स स्टेडी स्टेट पोजीशन आर इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ सिंक्रोनस मोटर। Hence, hunting means momentarily fluctuations in the rotor speed of synchronous motor. Hunting is also known as phase swing. अब hunting अगर in constant speed motors, hence is negligible in 3-phase induction motor. तो यहाँ पे जो 3-phase induction motor होता है हमारा, उसमें वो कांस्टेंट स्पीड मोटर नहीं होता है, इस वजह से इसमें हंटिंग को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बाकी जितने आपके DC कंपाउंड, DC सीरीज, DC शंट और सिंक्रोनस मोटर होते हैं, इनमें हंटिंग देखने को मिलती है, राइट। सो 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हंटिंग होता क्यों है, सडन चेंज ऑफ लोड, अगर लोड में कोई अचानक से चेंज आ जाए, या फिर कोई फॉल्ट अकर हो जाता है उसकी वजह से कोई चेंज आ जाए, और सडन चेंज इन द फील्ड करंट, या फिर साइक्लिक वेरिएशन ऑफ द लोड टार्क, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, हंटिंग होने के चांस होते हैं। और इसको कम कैसे कर सकते हैं,
अब देखिए सडन चेंज ऑफ लोड या फिर कुछ ऐसा होता है या फिर टार्क वगैरह की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग फ्लाई व्हील यूज़ कर सकते हैं, राइट। और फील्ड की अगर बात आए तो वहाँ पे हम लोग डैम्पर वाइंडिंग की यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके, जैसे हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं और फ्लाई व्हील का यूज़ करके हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हंटिंग नेग्लिजिबल होता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, एक्वा डेक कोटिंग इज़ यूज्ड इन। सो एक्वा डेक कोटिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये आपके सीआरओ में यूज़ होता है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कैसे यूज़ होता है यहाँ पर, देखिए जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है यहाँ पे आपके सामने, उस पर ये एक्वा डेक कोटिंग की जाती है, ठीक है, एक्वा डेक कोटिंग की जाती है। इसको हम लोग देख लेते हैं इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि एन एक्वा डेक कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। द एक्वा डेक कोटिंग हैज़ 2 functions. It maintains a uniform electric field inside the tube near the screen, so the electron beam remains collimated and is not distorted by external fields and collects the electron after they have hit the screen, serving as the return path for the cathode current. मीन्स यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में या फिर रे के रूप में निकली होती हैं, उनको ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता, उनके लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, राइट, उनके लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कोटिंग की गई होती है, राइट। तो बस इतना ही आप जानिए। तो ये जो एक्वा डेक कोटिंग होती है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर की जाती है, इस वजह से कह सकते हैं कि ये सीआरओ में यूज़ होता है, राइट। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 21st नंबर का, केल्विन डबल ब्रिज इन इट्स बेसिक फॉर्म इज़ यूज्ड टू मेजर। सो केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने जो इसके पहले पेपर कराया था उसमें भी पूछा था, तो मैं कहूँगा कि जितने भी ब्रिज हैं वो एक बार आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पे जो केल्विन डबल ब्रिज है उसका यूज़ हम लोग वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। बाकी देखिए जितने भी आपके यहाँ पे ब्रिजेज हैं उनको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि लो अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है लेस देन 1 ओम तो आपको पोटेंशियोमीटर मेथड या केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज़ करना होगा। और अगर आपको मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना है 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में, तो आप अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज मेथड या फिर ओ मीटर मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से जो मोस्ट एक्यूरेट होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ग्रेटर देन 100 किलो ओम, तो आप लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मैगर या फिर मेगा ओम ब्रिज मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से आपका मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो मेगा ओम ब्रिज मेथड होता है, राइट। तो ये मैं आपके सामने जो दिया हूँ इसको आप एक बार जरूर माइंड में रखें, याद करें या फिर नोट कर लें, जैसे भी इसको याद रखें, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर देना होता है और उतना टाइम है नहीं कि आप जाओगे फिर से रिमाइंड करने। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ और चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, उसमें भी हाई क्यू कॉइल, मीडियम क्यू कॉइल, लो क्यू कॉइल को मेजर करने के लिए, और इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, और कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या मेजर करते हैं, उनकी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें और इनको अपने माइंड में रखें, इनको याद कर लें, राइट। ओके, सो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 22nd नंबर का, 2 वाट मीटर्स आर यूज टू मेजर द पावर इन 3 फेज बैलेंस लोड। द वाट मीटर रीडिंग आर 8.2 किलोवाट एंड 7.5 किलोवाट। द एक्टिव पावर विल बी। सो 2 वाट मीटर यहाँ पे यूज़ हुआ है और 2 वाट मीटर मेथड में हम जानते हैं कि जो एक्टिव पावर होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया कि जो 2 वाट मीटर होता है उसमें एक्टिव पावर सिंपली जो 2 वाट मीटर लगे होते हैं उनका हम सम कर दे दी W1 + W2, तो हमें एक्टिव पावर मिल जाता है। वहीं पर यदि हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो ये भी आप याद रखो कि ये हमारा सिंपली क्या हो जाता है, W1 - W2, ये हमारा क्या हो जाता है, रिएक्टिव पावर, राइट। तो हमको यहाँ पे एक्टिव पावर सिंपली पूछा है, तो यहाँ पे जो W1 और W2 की रीडिंग है 8.2 किलोवाट एंड 7.5 किलोवाट, इनको सिंपली ऐड कर देना है और जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.7 किलोवाट, राइट। बट यहाँ पे वाट में आंसर दे दिया है, बट होना चाहिए था किलोवाट। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ। सो वोल्ट मीटर जो कैलिब्रेशन होता है ये किसके थ्रू डन होता है, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर के थ्रू डन होता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है एक्चुअली कि जो आपका अननोन वोल्टेज होता है, ठीक है, अननोन वोल्टेज मेजर करता है ये अननोन वोल्टेज, बट कैसे, बाय द कंपैरिजन ऑफ नोन वोल्टेज। नॉन वोल्टेज के साथ कंपेयर करके अननोन वोल्टेज को यहाँ मेजर किया जाता है। तो इस वजह से हम जो वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन करते हैं वो पोटेंशियोमीटर के थ्रू करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24th नंबर का, टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ अ सर्किट अंडर टेस्ट द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस मस्ट। सो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि अगर किसी भी डिवाइस में लोडिंग इफेक्ट आ रही है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। देखिए जब लोडिंग इफेक्ट मैं पहले पढ़ता था तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्या कह रहा है लोडिंग इफेक्ट, और ऐसा पता नहीं कैसा था डेफिनेशन दे देता था कि मुझे समझ नहीं आता था। बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताना चाहूँगा कि लोडिंग इफेक्ट होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, राइट, एक ये सर्किट हो गया। और लेट अस सपोज कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 12 वोल्ट है, राइट, ऐसे सिंपली मतलब सिंपल करने के लिए। और यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि ये 2 हो गया और 12 है, तो यहाँ भी 2 ओम, राइट, 2 ओम और 2 ओम यहाँ पर क्या हो गया, इसके रेजिस्टेंसेस हैं। अब मैं एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम इसको मेजर कर सकें कि यहाँ का वोल्टेज कितना है। और वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, ठीक है, वोल्ट मीटर ले लिया। और अब हम क्या करते हैं
देखते हैं लोडिंग इफेक्ट को बस समझ लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, राइट, 2 ओम है। तो अब होगा क्या कि पहले इस जो ये वोल्ट मीटर है इसको आप हटा करके देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आता है। जब आप इसको हटा करके देखोगे तो ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे 2 और 2 टोटल 4 ओम हो गए, तो 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी और 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे भी 6 वोल्ट हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाकर इसको चेक करें तो इसका ऑलरेडी 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में हो जाएंगे, और अगर ये पैरेलल में हो गए तो ओवरऑल जो यहाँ का रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब 1 ओम हो जाएगा तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे वोल्टेज तो ये 2 और 1 3, तो टोटल यहाँ पे 4 एम्पियर की करंट आएगी, और 4 एम्पियर की करंट आएगी तो इस 1 ओम के साथ ये 4 वोल्ट दे देगी, ठीक है, 4 वोल्ट। और आप देख सकते हो कि अभी कितना डिफर कर रहा है, पहले 6 वोल्ट आ रही थी वो 4 वोल्ट आ रही है अगर हम वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये लोडिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जो हमारा यहाँ पे इसका इनपुट इंपीडेंस है वोल्ट मीटर का वो 2 ओम है, तो इसको अगर कम करना है हमको तो क्या करना होगा, इसको हमको इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो इसको हम जनरली 10 to 100 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि ये हमारा क्या हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम है, अगर हम इसको 2000 या फिर 20,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं 10,000 कर दे रहा हूँ और अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10,000 2 हो जाएगा, ये पैरेलल इसको सॉल्व करोगे तो, और ये लगभग इससे कटेगा और ये जो वैल्यू आएगी लगभग 2 के करीब ही आएगी, ठीक है, जब इसको पैरेलली सॉल्व करोगे तो अब देखोगे कि आप जो रीडिंग होगी लगभग 6 वोल्ट के ही करीब आएगी। तो अगर एग्जैक्ट रीडिंग लेना है तो ट्रूली अगर मैं बोलूँ तो आपको इनफाइनाइट यहाँ पे करना पड़ेगा इसका जो इनपुट इंपीडेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि लोडिंग इफेक्ट को अगर मिनिमाइज करना है तो आपको जो इनपुट इंपीडेंस है वो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, राइट। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, द लॉस एंगल ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग। तो लॉस एंगल ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई किससे होता है ये, तो लॉस एंगल अगर आपको मेजर करना है कैपेसिटर का तो शेयरिंग ब्रिज के थ्रू कर सकते हैं, जो मैंने लिस्ट दी थी वहाँ भी मैंने लिखा रखा है, और यहाँ पर शेयरिंग ब्रिज का यूज़ करते हैं। और शेयरिंग ब्रिज जो आपका होता है कुछ इस तरीके का होता है, देखिए जितने भी ब्रिजेज हैं मैं कहूँगा आप उसको भी एक बार बना कर जैसे भी उनको भी आप अपने माइंड में रखो, क्योंकि ये जेई का पेपर है, बात मानिए ये गेट का पेपर नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जाओगे कोई चीज़ डिराइव करने के कितना उसका R1 कितना C1 है, राइट। सो आपको जैसे भी याद करना हो, जैसे कुछ लोग 34/2 ऐसे याद करते हैं, 42/3, मतलब यहाँ पे जो 4 2 3 लिखा गया है, या फिर ऐसे भी मैं याद करता था 2 3 4 यहाँ से, फिर 2 3 4 यहाँ से, मतलब जो हमारे अननोन रेजिस्टेंस और अननोन कैपेसिटेंस हमसे पूछा होता था उसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो आप हर एक का अपने से जैसे भी बने वैसे बना करके इसको याद रखें, राइट। सो ये इसका R1 हो गया, इसका C1 हो गया। तो शेयरिंग ब्रिज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, लॉस एंगल ऑफ कैपेसिटर को मेजर करने के लिए, राइट। नाउ अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, 1 milliampere meter movement with an internal resistance of 100 ohm is to be converted into 0 to 100 milliampere range. The value of shunt resistance equal required is। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक 1 मिली एम्पियर का मीटर है, राइट, मीटर है मतलब मीटर है। अब इसको हमको एक्सटेंड करना है इसके रेंज को। अब ये कितना एम्पियर ले रही है अभी फिलहाल में, 1 मिली एम्पियर इतना ले रही है, इधर से बाहर दे रही है, तो अब इसका इतना रेंज है अभी तक, बट इसको हमको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, और एक शंट रेजिस्टेंस लगाकर, क्योंकि इसमें शंट रेजिस्टेंस लगाकर इसका रेंज को एक्सटेंड किया जाता है, राइट। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए और कितना करना है, 0 to 100 मिली एम्पियर, मतलब कि 100 मिली एम्पियर तक, राइट, 100 मिली एम्पियर तक। तो करना क्या है, देखिए अब इसमें फार्मूला मत याद कीजिए, सिंपली अगर 100 मिली एम्पियर तक करना है तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, राइट, 100 ओम, और यहाँ पे RSH हम लगाते हैं इसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। यही हमको पता करना है कि कितना करें कि 100 मिली एम्पियर तक मेजर करे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 ओम है, 1 मिली एम्पियर करंट है इसमें, तो जो उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 100 इंटू 10 to the power -3, राइट, 100 इंटू 10 to the power -3। अगर 1 मिली एम्पियर का गुणा कर दोगे तो इसका इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सेम वोल्टेज ड्रॉप हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल में है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो हमको यहाँ का वोल्टेज पता है, V पता है, ओह सॉरी, यहाँ का हमको V पता है, हमको क्या पता करना है, RSH। और क्या हमको यहाँ का I पता है, तो बिल्कुल पता है, ये 100 मिली एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर इधर जा रही है, क्योंकि इतना ही ले सकती है, इसका रेंज इतना ही है। तो 99 जो मिली एम्पियर है वो इधर फ्लो करेगी, तभी तो यहाँ पे 100 होगा। तो 99 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रही है, तो करंट भी पता है हमको और वोल्टेज भी पता है, तो R निकल जाएगा आराम से। तो R = क्या हो जाएगा हमारा, V कितना है हमारा, 100 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 99 मिली एम्पियर, राइट, मतलब 10 to the power -3। सो इससे ये कट जाएगा, देख सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे आप 100 डिवाइडेड बाई 99, तो आप देखोगे ये सिंपली हमारा आ जाएगा 1.01, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेना।
बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, द टाइप ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। तो टाइप ऑफ अ सिस्टम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको मैं आपको यदि एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो जैसे अगर कोई क्लोज लूप सिस्टम है यहाँ पे और वो है कुछ इस तरीके से कि s+5 डिवाइडेड बाई s+2 s+3 और यहाँ पे हम मान लेते हैं है s²। सो टाइप ऑफ सिस्टम पता करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर में होता है वो जीरोज़ होते हैं और जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो पोल होते हैं। तो टाइप पता करने के लिए जो पोल होते हैं अगर उसको इमेजिनरी पर यदि हम लोग देख लें, जैसे यहाँ पे कितने पोल हैं 1 2 और यहाँ पे 2 पोल यहाँ पे इमेजिनरी पर हैं क्योंकि s² अगर आप 0 करते हो तो s=s1 0 और s2 0 आएगा और यहाँ पे s3 -2 आएगा और s3 -3 आएगा, राइट। s4 -3 आएगा। तो आपका -2 पे -3 पर और 0 पर 2 पोल, ठीक है, यहाँ पे 2 पोल हैं। तो इमेजिनरी पर अगर 2 पोल हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे टाइप 2 सिस्टम है, राइट, टाइप 2 सिस्टम। और वहीं यदि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ भी ना होता, सिंपली ऐसे होता, तो हम क्या बोलेंगे, अपने से यहाँ पे s⁻0 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है, राइट, ओरिजिन पर कोई पोल नहीं है, इसका मतलब कि ये टाइप 0 सिस्टम है। और यदि यहाँ पे s⁻1 होता मतलब केवल s होता तो s=0 मतलब एक पोल ओरिजिन पे होता तो टाइप 1 सिस्टम होता। तो इस तरीके से टाइप अगर बताना है तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन हमको देखना है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट द ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम। वहीं पर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ सिंपली कि यहाँ पर यदि s है तो अगर इसका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर कितना है इस सिस्टम का, तो ऑर्डर बताने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आपके डिनोमिनेटर में इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ s आएगा, s का जो भी हाईएस्ट पावर आएगा, जैसे इसको सॉल्व करने पे s³ बनेगा, तो ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ s होगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। सो ऑर्डर पता करने के लिए हाईएस्ट पावर देखना है, टाइप पता करने के लिए द पोल्स प्रेजेंट एट दी ओरिजिन देखना है, राइट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं और आपको पता भी होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए 28 नंबर का, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। सो रूट लोकस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन। रूट लोकस की यदि हम बात करें ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर पिछले ही क्वेश्चन को हम लोग लें तो वहाँ पर हम देख सकते थे कि एक जो जीरोस था वो कहाँ पे था, 5 पे था, -5 पे, बाकी एक आपका 2 पे था पोल और एक आपका 3 पे था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो रूट लोकस स्टार्ट होता है वो आपका ऑलवेज पोल से स्टार्ट होता है। इसको यदि हम लोग लिख लें ऐसे, s+5 जीरोस की बात करें हम, और यहाँ पे s+2 और s+3, राइट, s+3। तो जो पोल्स आपके ये हैं -3 और -2 पर, और जो जीरोस है वो -5 पर। तो जो पोल्स होते हैं ऑलवेज स्टार्ट होते हैं, सॉरी, जो रूट लोकस होते हैं ऑलवेज स्टार्ट होते हैं पोल से, यहाँ से स्टार्ट हुए, इससे भी और इससे भी, और बीच में जाकर के यहाँ से इनका ब्रेक हुआ, जिसको हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट बोलते हैं। और रूट लोकस ब्रेक होने के बाद फिर एक जगह पे आकर के ब्रेक इन होता है, इसको हम ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं सॉरी। तो अब यहाँ से ये क्या करता है, 0 की तरफ टेंड होता है। अब यहाँ से एक तो आके 0 की तरफ चला गया, लेकिन दूसरा जो पोल से आ रहा था रूट लोकस, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो इनफाइनाइट की तरफ चला गया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रियल लाइफ में, वो तो आपके सामने केवल एक ही जीरो प्रेजेंट है जो कि -5 पे है। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पोल नहीं है जो कि जीरोस पे एंड ना हो। तो यहाँ से जो एक और जो जा रहा है रूट लोकस एक पोल के थ्रू, वो जाकर के इनफाइनाइट पे एंड हो रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट पे एक जीरो होता है, ठीक है। ये बात आप जान लो कि इनफाइनाइट पे भी एक जीरो प्रेजेंट होता है, राइट, ये एकदम ट्रू बात है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रूट लोकस है पोल से स्टार्ट होकर के जीरोस की तरफ जाना चाहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दी ओपन लूप पोल्स, जो रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट्स एट ओपन लूप जीरोस। तो ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं, ये ओपन लूप से हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट। सो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होते हैं और क्लोज लूप ओपन लूप जीरोस पे क्या होते हैं, ये टर्मिनेट होते हैं। सो फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, फॉर अ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम द टाइप ऑफ क्लोज लूप पोल्स आर। तो यहाँ पे क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए टाइप ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोज लूप पोल्स होते हैं, अगर हम बात करें क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए, राइट, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, और इसके लिए जो हमारा ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारा होता है, जब इसका इम्पल्स रिस्पांस हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है, s², जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, सॉरी, यहाँ पे ω_n² अपान s² प्लस 2 zeta ω_ns प्लस ω_n²। और ये जो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है वो फॉर जीटा = 1 के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर जीटा की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा हमारा ω_n² डिवाइडेड बाई s² प्लस यहाँ पे जीटा 1 हो गया तो 2 zeta ω_n, सॉरी 2 zeta की जगह पे केवल जीटा, यहाँ पे ω_n(s) प्लस ω_n², राइट। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि हो जाएगा ω_n² डिवाइडेड बाई s प्लस यहाँ पे ω_n
का होल स्क्वायर, इसको आप खोलोगे तो यही बनेगा, राइट। सो अब यहाँ से जो इसके डिनोमिनेटर में इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये क्लोज लूप पोल है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमको क्या दे देगा, पोल दे देगा। तो यहाँ पे s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन, मतलब कि दो ओमेगा एन पे दो पोल बनेंगे, राइट। और अगर हम लोग सपोज करें कि यहाँ पे आपका क्या है माइनस ओमेगा एन है, तो आपका यहाँ पे ऐसे दो पोल बनेंगे, राइट, दो पोल। तो अब आप देख सकते हो कि ये पहली बात तो जो ओमेगा एन है यहाँ पे हमारा ओमेगा एन वो रियल एक्सिस पर है और नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, माइनस ओमेगा एन क्या है, नेगेटिव है, रियल एक्सिस पर है और इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जीटा इज इक्वल्स टू 1 पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा पोल है क्लोज लूप पोल वो रियल है, नेगेटिव है और इक्वल है। सो रियल, इक्वल एंड नेगेटिव, तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे भी जितने भी हम लोग देखते जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है और 0 से ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, 1 तक, और इधर जीटा ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ओवर डैम्प्ड हो जाता है। और यहाँ पे ये 0 से 1 के बीच में होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। और यहाँ जीटा इज इक्वल्स टू 0 पे अनडैम्प्ड हो जाता है और ये इमेजिनरी एक्सिस पर हो जाता है। तो काफ़ी सारी बातें हैं इसमें, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बट जीटा इज इक्वल्स टू 1 पे ये रियल, इक्वल और नेगेटिव कैसे होगा ये आपने देखा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, इफ द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन इट्स फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देन द सिस्टम इज। तो देखिए ये कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं तो मानूंगा इसे, मीन्स ये एकदम गेट लेवल का क्वेश्चन है कि अगर हमारा यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी सिस्टम का लेस है, मीन्स ओमेगा जीसी से डिनोट करते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, अगर ये लेस है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से तो सिस्टम कैसा होगा। अगर आपको बस इतना ही जानना है तो इस टाइम पे ये स्टेबल होगा, राइट। और अगर यहीं पे ओमेगा जो जीसी है वो ग्रेटर होगा ओमेगा पीसी से तो सिस्टम क्या होगा हमारा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल। और वहीं पे अगर ये दोनों बराबर हो जाएं ओमेगा जी सी इज इक्वल्स टू ओमेगा पी सी तो ये हमारा क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। अब यहाँ पे मैं इसको आपको बस हल्का सा एक इजी वे में समझाऊंगा, डोंट वरी, काफ़ी इजी तरीके से। यहाँ पे मैं जस्ट एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि हमको यहाँ पे मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, सिंपली इसको GSHS प्लेन पे ड्रॉ करना होता है, GSHS प्लेन पे, राइट है। तो GSHS इज इक्वल्स टू अगर हमारा ये इतना है 1 अपान यहाँ पे S प्लस 1 S प्लस 2, राइट। तो इसका अगर आप नाइक्विस्ट ड्रॉ करोगे सिंपली ऐसे अगर ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरीके का इसका पोलर प्लॉट बनेगा, राइट। और पोलर प्लॉट बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैसे ये क्या है -1, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और ये आपका -180 डिग्री है, ठीक है, फेज। तो यहाँ पे जो फेज को क्रॉस कर रहा है, राइट, जो फेज को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर जो हमने यहाँ पे पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है, और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 से इनफाइनाइट तक जाती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो 0 से यहाँ से चल रहे हैं, तो जहाँ पर ये -180 डिग्री को क्रॉस कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और जहाँ पर ये मैग्नीट्यूड इसका 1 आता है इस पोलर प्लॉट पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा जी सी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है इसका देखेंगे तो ओमेगा जी सी जो निकल के आ रहा है वो लगभग 0.477 ऐसे करके निकल के आ रहा है, और ये जो आपका ओमेगा पी सी आ रहा है वो 1.41 करके आ रहा है, मतलब √2 करके आ रहा है, राइट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आपका जो ओमेगा जी सी है वो ओमेगा पी सी से लेस है, राइट, ओमेगा जो जी सी है वो ओमेगा पी सी से लेस है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, और इसने एक बात मेंशन नहीं की है कि ये मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम फेज सिस्टम में क्या होता है, कोई भी पोल राइट हाफ प्लेन में लाई नहीं करता है तभी ये स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर ये हमारा देख सकते हो कि आप लेस है यहाँ पे ओमेगा जी सी इस ओमेगा पी सी से, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ये सिस्टम स्टेबल होता है। अगर वहीं पे अगर ये प्लॉट कुछ ऐसा होता, यहाँ से पास हो रहा होता और एक बार ये यहाँ से प्लॉट पास हो रहा होता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ओमेगा पीसी है ये नहीं बदलेगा, ये उसी फ्रीक्वेंसी पे रह जाएगा जो जहाँ पे था, लेकिन जो ओमेगा जीसी है आपका वो भी इक्वल हो गया ओमेगा पीसी के। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये मार्जिनली स्टेबल जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर ये प्लॉट कुछ ऐसे चला गया, ठीक है, ऊपर से, तो ये अब इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आपका ओमेगा जो ये जीसी आ रहा था वो, और ओमेगा ये जो पीसी है वो, तो ओमेगा जीसी आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओमेगा जीसी अगर बड़ा हो गया इस ओमेगा पीसी से तो सिस्टम हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, सिंपली हमको देखना क्या होता है कि इसका गेन मार्जिन फेज मार्जिन इससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन वो भी कैसे निकालते हैं कि इनके और इनके बीच का क्या गैप है, इसको हम डेसिबल में देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना और इसको लगेगा मार्जिनली स्टेबल होने में। तो इसको अगर हम लोग डीबी में निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे के की वैल्यू एक्चुअली हम लोग देखते हैं, ठीक है, सिस्टम में यहाँ पे अगर के होगा तब, तो उसी को हम लोग देखते हैं कितना इसको और बढ़ाएं के की वैल्यू को कि मार्जिनली स्टेबल हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे यदि हम लोग देखें फेज मार्जिन, तो ये आपका सपोज कीजिए कुछ एंगल है माइनस में भी होगा जो कि -130 डिग्री या 40 डिग्री जो भी है, तो ये -180 डिग्री है, इससे कितना और अभी इतना शिफ्ट होना है, मतलब इस वाले पे मार्जिनल पे आने के लिए कितना और शिफ्ट होना है इसको, तो -180 डिग्री तक जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, तो हम सिंपली -130 में
हम लोग 180 डिग्री अगर जोड़ दें तो बस 50 डिग्री हमको और इधर जाना है, शिफ्ट होना है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसका फेज़ मार्जिन। तो इसी वजह से जो फेज़ मार्जिन हमारा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फेज़ मार्जिन होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ यहाँ पे ओमेगा, इसमें फेज़ मार्जिन है तो हम लोग जीसी पे देखते हैं, मतलब जीसी पे कितना यहाँ पे एंगल है, राइट। तो ओमेगा जीसी पे देख लेते हैं कि कितना एंगल है जीएसएचएस में, राइट। तो ये हमारा फेज़ मार्जिन होता है। तो इस तरीके से आपको ये सब निकालना होता है। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि कब क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर ओमेगा जीसी लेस देन होगा ओमेगा पीसी से तो सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर इक्वल हुआ तो मार्जिनली स्टेबल होगा, और अगर ये ग्रेटर हुआ तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। ओमेगा जीसी आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी बताया, बट इसको पूरा डिटेल में अगर देखना है तो आप जरूर कोई ना कोई वीडियो देखिए, ठीक है। तो बस इतना ही अभी रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं फिर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।